नमस्कार साथियों। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है, जयंती है। इस अवसर पर मैं भगत सिंह के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मैं शुरुआत भगत सिंह की क्रांतिकारी पंक्तियों के साथ ही करना चाहूँगा। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह ने यह 1930 में लिखा था। दिल्ली अदालत के निर्णय की आलोचना करते हुए जनवरी 1930 में उच्च न्यायालय में भगत सिंह ने कहा था, यह कथन हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा, क्योंकि बिना वैचारिक मजबूती के क्रांति या आंदोलन कारगर नहीं हो सकते। भगत सिंह एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक विचारक, दार्शनिक एवं चिंतक भी थे। भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज के संपादक चमन लाल जी भगत सिंह को भारतीय क्रांतिकारी चिंतन का प्रतीक मानते हुए लिखते हैं, अपने 7 वर्ष के अल्पकालिक तूफानी बाज जैसे क्रांतिकारी कार्यकर्ता, संगठनकर्ता, चिंतक और लेखक के रूप में भगत सिंह ने जो भूमिका निभाई और जिस शान व आन के साथ उसने 23 मार्च 1931 को शहादत के लिए फांसी का रस्सा गले के में पहना, इसकी मिसाल भारत में ही नहीं दुनिया में भी बहुत कम मिलते हैं। और इसलिए भगत सिंह न केवल भारतीय क्रांतिकारी चिंतन के प्रतीक बने हैं, आने वाले समय में वे विश्व की क्रांतिकारी परंपरा के महत्वपूर्ण नायक के रूप में भी अपना उचित स्थान प्राप्त करेंगे। भगत सिंह के भीतर क्रांति का बीज परिवार के आंगन में बचपन में ही पड़ गया था, जिसे तत्कालीन परिस्थिति और उनके अध्ययन ने उसे पुष्पित पल्लवित किया। उनका जन्म पंजाब प्रांत के लायलपुर जिला में, अब पाकिस्तान में, 28 सितंबर 1907 को एक जाट परिवार में हुआ। कुछ विद्वान 19 अक्टूबर 1907 भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों की सहमति 28 सितंबर पर ही है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती कौर था। पिता किशन सिंह कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भगत सिंह के दादा का नाम अर्जुन सिंह संधू था, जो आर्य समाज से जुड़ने के कारण कुछ हद तक तार्किक स्वभाव के थे। उनके सबसे छोटे चाचा स्वर्ण सिंह की भी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो 1910 में जेल यातनाओं से शहीद हुए। भगत सिंह बचपन के 4 साल की पढ़ाई अपने पैतृक गांव बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, अब पाकिस्तान में है, में पूरी किए और आगे की पढ़ाई हेतु पिताजी के साथ लाहौर चले गए। तब लाहौर में स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारियों के कीर्तिमान गूंज रहे थे। किशोरावस्था में ही इनके चेतना के बीजों से विचारों का प्रस्फुटन दिखने लगा था। भगत सिंह के पत्र, लेख एवं जेल की डायरी आज भी क्रांतिकारियों के लिए इस्पाती दस्तावेज है, जिसमें परिपक्व चिंतनशील विचारों का संग्रह है। उन्होंने पहला पत्र 22 जुलाई 1918 को लाहौर से अपने दादा अर्जुन सिंह को उर्दू में लिखा था। तब वे 6ठी कक्षा में पढ़ रहे थे। भगत सिंह अपना आदर्श व प्रेरणा स्रोत शहीद करतार सिंह सराभा को मानते थे। वे हमेशा करतार सिंह की फोटो अपने पास रखते थे। कहते थे कि यह मेरा गुरु, साथी व भाई हैं। जब 19 वर्ष की युवा अवस्था में 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा को फांसी दिया गया, तब भगत सिंह की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। 1986 में गांव सराभा, जिला लुधियाना में जन्मे करतार सिंह हंसते हुए फांसी पर चढ़े थे। अमृतसर, पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने तो भगत सिंह को पूरा झकझोर कर रख दिया। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही 12 मील पैदल चलकर जालियांवाला बाग रक्त रंजित मिट्टी लेने पहुंच गए।
1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की अल्पायु में ही उनका कांग्रेस व महात्मा गांधी से पूरी तरह मोह भंग हो गया था, जबकि उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। सन 1923 में भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर के छात्र थे। क्रांतिकारी अध्यापकों एवं साथियों से ऐसा नाता जुड़ा कि मात्र 16 साल की आयु में घर को अलविदा कहने का निर्णय ले लिया। उधर घर में दादी जी अपने लाडले पोते के शादी की बात छेड़े हुई थीं, तब तक इधर से पिताजी के नाम पत्र पहुंच गया, जिसमें लिखा था, पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी ज़िंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनियावी ख़ासात बायसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपति के पवित्र के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन देश सेवा के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ करेंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। भगत सिंह और भगवती चरण वहरा ने इस संगठन को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने लगे। इसी बीच 9 अगस्त 1925 को घटित हुए काकोरी कांड के मुकदमे का सजा सुनाया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा सुनाई गई और साथ ही अन्य 16 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। इन चारों क्रांतिकारियों के सजाए मौत का असर भगत सिंह पर गहरा पड़ा। अंग्रेजों को भगाकर देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह के जोश व जुनून में और इजाफा हुआ। 8-9 सितंबर 1928 को अपने नेतृत्व में चला रहे नौजवान भारत सभा का विलय चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में चल रहे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में कर दिया और नया नाम दिया गया हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। हिस्प्रस का एक सशक्त अंग बनाया गया, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना और इस नाम के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को बनाया गया। देश के लिए सेवा, त्याग और पीड़ा सहन कर सकने वाले युवा तेजी से संगठन के साथ जुड़ने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद का सह मिलने और सुखदेव आदि क्रांतिकारी साथियों का साथ मिलने से भगत सिंह और साहस के साथ क्रांति करने लगे। साइमन कमीशन का बहिष्कार विशाल प्रदर्शन के साथ लगभग पूरे भारत में किया गया है, जिसमें सर्वाधिक विशाल प्रदर्शन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर जमकर लाठियां बरसाई गई, जिसमें उन्हें काफ़ी शारीरिक व मानसिक चोट पहुंची और 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। लाला जी से वैचारिक असहमति के बावजूद इस हत्या को भगत सिंह ने राष्ट्रीय अपमान मानते हुए बदला लेने का फैसला किया। लाला लाजपत राय की हत्या के ठीक एक माह बाद 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे लाहौर पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उनके सर में मार जमीन पर गिरा दिया, जिसके तुरंत बाद भगत सिंह ने दनादन 3-4 गोली दागकर उसे मौत की नींद सुलाकर भाग निकले। इनका पीछा करने के कारण भारतीय सिपाही चन्नन सिंह को चंद्रशेखर आज़ाद के गोली का शिकार होना पड़ा। 18 दिसंबर 1928 को सुबह लाहौर में हर तरफ पोस्टर लग गए, जिसमें हिस्प्रस की ओर से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का दावा था। भगत सिंह दृढ़ निश्चयी थे, जो ठान लिया वो पूरा करके ही मानते थे। सैंडर्स को मारने के बाद भगत सिंह अपनी हुलिया बदलकर दुर्गा भाभी, सची एवं राजगुरु के साथ लाहौर से कलकत्ता पहुंचे। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के खिलाफ धमाका करने का निर्णय लिया गया। इसे अंजाम देने हेतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। तय किया गया कि बम फेंक कर भागना नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी देनी है। साथ ही यह भी निश्चित किया गया था कि इस धमाके का मकसद किसी को हताहत करना नहीं, बल्कि
ब्रिटिश उपनिवेशवाद का कान खोलना था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक ऐसे जगह पर बम फेंका गया जहां कोई मौजूद नहीं था। पूरा हॉल धुआं भर गया, लेकिन कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। यह एक ऐसा क्रांतिकारी व राजनीतिक विस्फोट था कि इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। बम फटते ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिया। आगे चलकर यही नारा क्रांतिकारियों के लिए सूत्र वाक्य बन गया। इनकलाब जिंदाबाद आज भी हर आंदोलन में जोश भरने का काम करता और आगे भी करता रहेगा। बम विस्फोट के बाद दोनों क्रांतिकारी भागने की बजाय खाकी कमीज तथा निकर पहने बैठे रहे। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा नहीं था कि भगत सिंह पहली बार गिरफ्तार हुए थे। इससे पहले भी लगभग 20 वर्ष की उम्र में मई 1927 में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिसका संबंध अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट से था। शहीद आजम जेल में जाने के बाद भी टूटे नहीं बल्कि वहां अच्छे से अपने मिशन को और धार देने में लग गए। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा 64 दिनों तक भूख हड़ताल किया गया, जिसमें यतीन्द्रनाथ दास को अपनी शहादत देनी पड़ी। यतीन्द्रनाथ की शहादत के बाद सड़कों पर जन सैलाब उमड़ आया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने अध्ययन और लेखन का काम तेज कर दिया। उनके किशोरावस्था में जिस चेतना का अंकुरण हुआ था उसे पल्लवित पुष्पित करने का भरपूर मौका मिला और इसके साक्षी हैं उनके द्वारा लिखे गए लेख एवं जेल नोटबुक। चमन लाल लिखते हैं कि भगत सिंह की जेल नोटबुक में विश्व भर के 107 लेखकों व 43 पुस्तकों के शीर्षक दर्ज हैं। 2 रिपोर्टों मॉन्टेफोर्ड रिपोर्ट व साइमन रिपोर्ट का भी जिक्र है। भगत सिंह के चेतना की पहली झलक पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या लेख से मिलती है, जो कि 1924 में पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन के आमंत्रण पर लिखा था, जिसमें 50 रुपये का इनाम भी मिला। मात्र 17 साल की उम्र में एक चिंतक व दार्शनिक की तरह वैचारिक लेख लिखने लगे थे। 15 नवंबर एवं 22 नवंबर 1924 को मतवाला पत्रिका के 2 अंकों में बलवंत सिंह छद्म नाम से विश्व प्रेम शीर्षक से लेख लिखकर जो अपना वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है वह काबिले तारीफ है। वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुता को अमूल्य कल्पना मानते हैं। वाकई यह आदर्शवादी कल्पना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यथार्थ में जो इसकी स्थिति है वह सवाल के घेरे में है। जिस देश में जाति, धर्म, रंग एवं क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होता हो, भला वह देश वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुता जैसे सपनों को साकार कैसे कर सकता है। भगत सिंह विश्व प्रेम में लिखते हैं, अहंकारियों का अहंकार तोड़ उन्हें नम्रता करनी होगी। निर्मलों को बल, पराधीनों को स्वाधीनता, अशिक्षितों को शिक्षा, निराशावादियों को आशा की आभा, भूखों को रोटी, बेघरों को घर, नास्तिकों को विश्वास, अंधविश्वासों को विचार स्वतंत्रता देनी होगी। क्या लोग इतना काम करेंगे? ऐ विश्व बंधुता चिल्लाने वाले, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? जब तक काला गोरा, सभ्य असभ्य, शासक शासित, धनी निर्धन, छूत अछूत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब तक वहाँ विश्व बंधुता और विश्व प्रेम यह उपदेश स्वतंत्र जातियाँ कर सकती हैं। भारत जैसी गुलाम जाति इसका नाम नहीं ले सकती। युवकों के बीच यदि कोई साम्यवादिक चहेता स्वतंत्रता सेनानी रहा है तो वह है भगत सिंह। अपने समय से लेकर आज तक युवाओं के दिल में जगह बनाए हुए हैं और आगे भी बना रहेगा। अफसोस इस बात का है कि आज के ज़्यादातर युवा भगत सिंह को आदर्श मानने के बावजूद उनके विचार व चिंतन से अनभिज्ञ रहते हैं। इसका मूल कारण है अध्ययन से कतराना। युवाओं को यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि भगत अध्ययन व लेखन के बिना वह विचारवान नहीं हो सकता और विचार विहीन जीवन पशुता के समान है। आज से 95 साल पहले मतवाला में युवक शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक थे बलवंत सिंह छद्म नाम से भगत सिंह ने कई लेख लिखा है। युवक लेख में युवा काल को भगत सिंह ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चित्रित किया है, जो कि आज के युवाओं के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है।
वे युवा अवस्था का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि युवा अवस्था मानव जीवन का वसंत काल है। जैसे क्रांतिकारी के जेब में बम गोला, षड्यंत्री के अस्थि में भरा भराया तमंचा, रसिक वीर के हाथ में खड़ग, वैसे ही मनुष्य की देह में युवा अवस्था 16 से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों को समेटकर विधाता बंद कर देता है। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक, वह देवता बन सकता है तो पिशाच भी बन सकता है। वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभय दान दे सकता है। संसार में युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमान से संसार का इतिहास भरा पड़ा है। अपने यहाँ शुरू से कुछ लोगों का मानना रहा है कि विद्यार्थियों को राजनीति से पूर्णतः दूर रहकर पढ़ाई करना चाहिए। ऐसे मासूम उपदेशक आज भी देखने को मिल ही जाते हैं, खासकर विश्वविद्यालयों में। जब विद्यार्थी आंदोलन करते हैं, जब कोई विधायक या मंत्री आता है तो विद्यार्थियों को बुलाकर स्वागत में लग जाते हैं, उसका भाषण भी सुनते हैं, तब राजनीति नहीं लगती। लेकिन कोई सत्ता के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ भाषण देता है या आवाज़ उठाता है तो उसे राजनीति कहने लगते हैं। मतलब उनके अनुसार सत्ताधारी नेताओं की खुशामद करना राजनीति नहीं है और सवाल करना राजनीति है। जुलाई 1928 में कीर्ति में विद्यार्थी और राजनीति नाम से छपे लेख में भगत सिंह लिखते हैं कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना उस दिशा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? भगत सिंह का सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चिंतन जबरदस्त है। आज भी अध्येता ठहर कर मंथन करने को मजबूर हो जाता है। जून 1928 में कीर्ति में विद्रोही छद्म नाम से भगत सिंह का लेख छपा था, जिसका शीर्षक था अछूत समस्या। इसमें लिखते हैं कि हमारे देश जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश के नहीं हुए। यहाँ अजीब अजीब तरह के सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या है। समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें सुनते ही शर्म आती है। कितनी शर्म की बात है। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में स्वतंत्र फिरता है, लेकिन एक इंसान को हमेशा स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस समय मदन मोहन मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या क्या पहले एक मेहतर के हाथों अपने गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन बाद में कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को शुद्ध समझते हैं। क्या खूब यह चाल है। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं बिठा सकते। अक्सर यह कहा जाता है कि वह साफ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है कि वे गरीब हैं, इसलिए उनकी गरीबी का इलाज करो, सफाई और शिक्षा सब आ जाएगी। ऊंची ऊंची जातियों के गरीब लोग भी कोई कम गंदे नहीं रहते। गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर तथा अछूत तो नहीं हो जाती। अफसोस की बात यह है कि आज 100 साल बाद भी यह विकराल समस्या मौजूद है, जबकि आज़ाद देश में इसके खिलाफ कई कानून भी बन चुके हैं। फिर भी घृणित मानसिकता के लोग बेशर्मी से छुआछूत करते हैं। वर्तमान समय में देश की साझी विरासत खतरे में आ गई है। कुछ नेता और पत्रकार सांप्रदायिकता की फसल काटने में लगे हुए हैं। नेता धर्म के नाम पर वोट बटोर रहे हैं तो पत्रकार टीआरपी। किसी भी समाज में सांप्रदायिकता मानवता के लिए जहर जैसी होती है। सांप्रदायिकता का दंश आम जनता को झेलना पड़ता है। जून 1928 के कीर्ति में प्रकाशित सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज लेख आज के गोदी मीडिया के लिए विशेष रूप से अनुकरणीय है। भगत सिंह अपने समकालीन प्रिंट मीडिया पर लिखते हैं कि अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी विरासत बनाना। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य
अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी विरासत को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। भगत सिंह का सर्वाधिक चर्चित लेख मैं नास्तिक हूँ रहा है। वास्तव में ये मैं नास्तिक क्यों हूँ? वास्तव में नास्तिक होने से उनके कुछ साथी घमंडी व अहंकारी करने लगे थे, जिसके जवाब में उन्होंने यह लेख लाहौर जेल में रहते हुए लिखा था। यह लेख पहली बार लाहौर से छपने वाले साप्ताहिक अखबार द पीपुल में 27 सितंबर 1931 को छपा। इस लेख में उन्होंने तथाकथित सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति पर तर्क, विवेक, विज्ञान एवं समाज की खुशहाली से जुड़े तमाम सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सृष्टि के निर्माण, मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना, धर्म की ओट में ईश्वर का डर व लूट खसोट, समाज में व्याप्त गरीबी एवं शोषण आदि पर गंभीर विचार दिए हैं। अंग्रेजी हुकूमत के संदर्भ में लिखते हैं, अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। यह हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? वह नीरो है, चंगेज है, तो उसका नाश हो। अपने अराजकतावाद में तो लिखते हैं कि हम छुटपन से बच्चों को यह बताना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ भगवान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं, अर्थात मिट्टी का पुतला है। इस तरह के विचार मन में आने से मनुष्य में आत्मविश्वास की भावना मर जाती है। उसे मालूम होने लगता है कि बहुत निर्बल है। इस तरह वह भयभीत रहता है। जितने समय यह भय मौजूद रहेगी, उतनी देर पूर्ण सुख और शांति नहीं हो सकती। भगत सिंह तमाम वैचारिक लेख और पत्र के अलावे मदन लाल ढींगरा, सूफी अम्बा प्रसाद, बलवंत सिंह, मथुरा सिंह एवं करतार सिंह सराभा आदि जैसे अपने अग्रज और आदर्श क्रांतिकारियों के परिचय भी लिखे हैं, जो कीर्ति और चांद में प्रकाशित हुआ है। शिव वर्मा सहित कई लेखकों का मानना है कि भगत सिंह के समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास एवं मौत के दरवाजे पर शीर्षक से लिखित पांडुलिपियां रहस्यमय ढंग से गायब हैं। 26 अगस्त 1930 को अदालत द्वारा भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 व 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया गया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत द्वारा 68 पृष्ठों के फैसले में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को सजाए मौत सुनाया गया। सजा माफ़ी के लिए तमाम अपील दायर किए गए, जबकि भगत सिंह सजा माफ़ी बिल्कुल नहीं चाहते थे। सजा सुनाने से मात्र 3 दिन पहले 4 अक्टूबर 1930 को अपने पिता को पत्र लिख चुके थे कि आप मेरे साथ सलाह मशविरा किए बिना मेरे बचाव हेतु आवेदन कैसे दिए। अपने फांसी पर लटकाए जाने से मात्र 3 दिन पहले 20 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव ने पत्र लिखकर अनुरोध किया कि हमें फांसी पर लटकाए जाने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी से मात्र 1 दिन पूर्व 22 मार्च 1931 को बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र में लिखते हैं कि दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, क्रांति को रोकना, साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। भगत सिंह पढ़ने के इतने आदी थे कि फांसी के वक्त रिवॉल्यूशनरी लेनिन किताब पढ़कर कमरे से निकले। भगत सिंह अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ हंसते तथा देशभक्ति गीत गाते हुए 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ गए। ऐसे वीर को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, मैं जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत किया उसका आधार यह किताब है, जो कि चमन लाल जी द्वारा संपादित है, भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज। धन्यवाद।